को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, या बेसिकली पहली हेडिंग थी हमारी व्हाट इज लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन किसे कहते हैं। ओके, तो बच्चों लिक्विड मिक्सचर्स जो है वॉलेटाइल लिक्विड्स को हमने मिलाना है। वॉलेटाइल लिक्विड मतलब दोनों की वेपर्स आती हैं, कोई एक लिक्विड ए है एक बी है, दोनों की वेपर्स आ रही हैं और सोल्यूशन बनना है। तो बेसिकली ये कहा गया है ये एक लिक्विड ए है, ये एक लिक्विड बी है, इसके पास वेपर्स हैं, इसके पास वेपर्स हैं, और अब एक सोल्यूशन बनाना है जिसमें ए को भी ऐड करेंगे बी को भी ऐड करेंगे, एक नया सोल्यूशन बनेगा जिसमें ए एंड बी है। मतलब ए और बी रिएक्ट नहीं करेंगे, मिक्सचर है, ये दोनों चीजें साथ में है। और अब इसका ऊपर जो वेपर प्रेशर आएगा वो बताना है। तो बेसिकली आज की हमारी हेडिंग का नाम है लिक्विड सॉल्यूशंस जो होते हैं, या वॉलेटाइल मिक्सचर्स जो हैं, दो लिक्विड हैं दोनों वॉलेटाइल हैं, उनका मिक्सचर बनेगा, उसका वेपर प्रेशर बताना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, और ऑब्वियसली इसी पे आगे का पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। तो वेपर प्रेशर क्या था कि अगर कोई एक लिक्विड है और उसको हमने क्लोज कंटेनर में ले लें, एक्सटर्नल इफेक्ट जीरो करने के लिए एक लिक्विड है, उसकी वेपर्स आ गई हैं और ये वेपर ये लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है, ये वेपर्स और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, लिक्विड से वेपोराइजेशन होगा, वेपोराइजेशन के बाद कंडेंसेशन भी होगा, एक इक्विलिब्रियम मैनेज हो जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है, और इस समय इन वेपर्स का अपने ही लिक्विड पे जो भी प्रेशर है दैट इज वेपर प्रेशर। तो बेसिकली व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स ऑन इट्स ओन लिक्विड व्हेन लिक्विड एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। जब ये लिक्विड और ये वेपर्स आपस में इक्विलिब्रियम में होती हैं, उस समय ये वेपर्स अपने ही लिक्विड पे जो भी प्रेशर लगा रहे हैं एट दैट गिवन टेम्परेचर, उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर मेनली दो या तीन बातों पे, चार बातों पे डिपेंड करता है। पहला है नेटूरे या नेचर पे। नेचर पे कैसे डिपेंड करता है? बेसिकली इसका नेचर का मतलब है ये जो लिक्विड है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखने होते हैं, जिसके भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो ये याद रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वेपर प्रेशर इनवर्सली है। मतलब अगर एक लिक्विड है जिसमें पार्टिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इंटैक्ट है, जैसे पानी है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वाटर के मॉलिक्यूल बहुत स्ट्रांगली इंटैक्ट है। दूसरी तरफ पेट्रोल है, डीजल है, ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो अगर दोनों को एक एक बीकर में रख दिया जाए इक्वल क्वांटिटी में, और ऊपर एक क्लॉथ या आपने कोई कॉटन का या कोई चीज रख दी है, कोई पेपर, और अब इसको थोड़ी देर बाद जब आप हटा के देखेंगे तो वो क्लॉथ ज्यादा वेट होगा जो कि पेट्रोल के ऊपर रखा गया होगा, और वो कम वेट होगा जो उस बीकर में रखा गया है जहां वाटर है, बिकॉज पेट्रोल मोर वॉलेटाइल है। क्यों वॉलेटाइल ज्यादा है? क्योंकि पेट्रोल की जो लिक्विड फेज है ना, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। तो अट्रैक्शन कम है पार्टिकल में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है वो वेपर प्रेशर कम होगा। तो ये जरा ध्यान रखना है, एक कॉमन सेंस की बात है कि ये लिक्विड के पार्टिकल हैं और इन पार्टिकल में फोर्स बहुत ज्यादा है, और एक दूसरी तरफ लिक्विड है जिसमें पार्टिकल थोड़े दूर है और फोर्स कम है। तो इट इज अ कॉमन सेंस, कौन सा लिक्विड सरफेस जल्दी छोड़ देगा? इट इज अ कॉमन सेंस कि जहां फोर्स है ही नहीं वहां तोड़ना आसान है, वेपर्स में जल्दी ला सकते हैं, और जहां फोर्स ज्यादा है वहां वेपर्स में नहीं आएगा, या इसका वेपर प्रेशर कम है इसका ज्यादा है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसके ज्यादा होते हैं? ये वंडरवॉल फोर्सेस में आप पहले भी पढ़ चुके हो। बेसिकली जहां हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है वहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, और जब इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, गैसेस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो आप कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर इन केसेस ऑफ गैसेस। ठीक है, तो अगर ऐसे करके कंफ्यूज किया है तो भी आप कर सकते हैं। और अगर एक पोलर लिक्विड है एक नॉन पोलर लिक्विड है, तो बच्चों ये तो आपको शायद याद ही होगा, पोलर लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा नॉन पोलर के मुकाबले। और अगर कभी बाई चांस दो नॉन पोलर आ जाएं, जैसे
एक आपने C6H14 हेक्सेन ले लिया है, एक C7H16 हेप्टेन ले लिया, तो जितना भारी होगा उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा। अगर बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो बस इतने को ध्यान रखना है, इंटरमोलिकुलर फोर्स और वेपर प्रेशर इनवर्सली हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली हैं। तो जहां जहां आपको बॉइलिंग पॉइंट दिख जाए वहां से एक अंदाजा लगा लेना, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, एंड सो ऑन। इसके बाद दूसरा फैक्टर हमने टेम्परेचर पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर का क्या होगा। तो एक जनरल बात थी, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना वेपोराइजेशन ज्यादा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा। तो मोर द टेम्परेचर मोर द वेपर प्रेशर। तीसरा फैक्टर हमने सरफेस एरिया कहा था, और इसमें हमने कल काफी टाइम लगाया है। ठीक है, सरफेस एरिया से मतलब किसी लिक्विड को बड़े बर्तन में डालने से इंटरमोलिकुलर फोर्स या विस्कोसिटी नहीं बदलती है, और इसलिए उसका वेपर प्रेशर भी नहीं बदलता है। तो सरफेस एरिया पे ये डिपेंड नहीं करेगा। फिलहाल वेपर प्रेशर क्या होता है बस इतना समझ में आ गया तो बहुत है। द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर on its own liquid when the liquid and vapors are in equilibrium with each other, or at a given temperature in a closed container can be seen. Next, अब volatile mixture या राउट भाई ने क्या कहा? राउट्स ने ये कहा है कि अगर एक लिक्विड आपने A लिया है जिसमें ये वेपर्स थी, और जब ये अकेला था तो इसका प्रेशर था P0A, जब ये अकेला था तो इसका प्रेशर था P0A। आप मेरी बात मान लीजिएगा, आपके क्वेश्चन कम गलत होंगे, बुक में कहीं नहीं लिखा है ये, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि आप दिमाग में रखना P0A इज द प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड। ये कितने मोल लिक्विड का प्रेशर है? 1 मोल लिक्विड का प्रेशर है, ये दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन अपने आप सही होंगे। फिर से सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम प्रेशर निकालेंगे तो हम प्रेशर किसका निकालेंगे? 1 मोल ऑफ लिक्विड। ये अपने दिमाग में रखना, इट इज अ की पॉइंट। और 1 मोल ऑफ लिक्विड का जो भी प्रेशर आता है उसी को हम वेपर प्रेशर मानते हैं, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। बेसिकली ये लैंग्वेज या थ्योरी में भले ही नहीं आएगा, लेकिन आप एप्लीकेशन में हमेशा इसे पाएंगे कि 1 मोल ऑफ लिक्विड का प्रेशर है वेपर प्रेशर। देखते कैसे, ये रहा ए लिक्विड अकेला, और ए लिक्विड अकेले का प्रेशर था P0A। ऑब्वियसली कितने भी पार्टिकल हैं, कितने भी मोल्स हैं, इससे कोई मतलब नहीं, इसका प्रेशर P0A है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं 1 मोल ऑफ लिक्विड का मानिएगा। ऐसे ही हमने एक दूसरा लिक्विड ले लिया जिसका नाम हमने B रख दिया, ये B नाम का लिक्विड है, और इस B नाम के लिक्विड जब ये अकेला होता है तो इसका प्रेशर है P0B। ठीक हुआ? अब हमने कहा A और B को उठा के मिला दिया है एक कंटेनर में और एक मिक्सचर बन गया है। तो यहाँ A भी है, B भी है, दोनों मौजूद हैं, और दोनों की वजह से वेपर भी आई है। और अब हम कह रहे हैं इसका प्रेशर बताओ। अगर बच्चों आपके दिमाग में वो वाला पॉइंट है जो मैंने अभी आपसे कहा, ये 1 मोल लिक्विड, तो कोई गलती होनी ही नहीं, देख लेना आप गारंटी। कैसे? मैं ये कह रहा हूं, यहां जो हमने 1 मोल ऑफ लिक्विड देखा, उस 1 मोल में से ए के मोल निकाल लिए, बी के निकाल लिए, कितने मोल है? समझ में आ रहा है ना? 1 मोल में से निकाल लिए, नहीं यार फिर सुनो, जैसे आपने ए के ऐड किए हैं 5 मोल, बी के ऐड किए हैं 10 मोल, तो टोटल सोल्यूशन में मोल्स पहुंच गए 15। ए के 5, बी के 10 मिलाए 15 मोल का लिक्विड है। 15 मोल के सोल्यूशन में ए तो 5 ही है, तो 1 मोल के सोल्यूशन में ए कितना हो गया? 1/3। तो ये हुआ 1 मोल में से कितना है, जिसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो 1 मोल के जब आप हिस्से करेंगे, लेट सपोज, यहां सपोज कर रहे हैं कि हमने ए के 5 मोल ऐड किए थे और बी के 10 मोल ऐड किए थे। तो 1 मोल में कितने कितने हो गए? 1 मोल में कितने कितने हो गए? 5 और 10 ऐड किए थे, तो ए का फ्रैक्शन आ रहा है 1 मोल में 1/3 और बी का फ्रैक्शन आ रहा है 2/3। ठीक है, यानी एक सिंपल भाषा में 1 मोल जो लिक्विड है उसमें ए 1/3 या 0.33 है और बी 2/3 या 0.67 है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब अगर एक कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस क्या? ये वाला प्रेशर कब का प्रेशर था? ये प्रेशर था जब
बी पूरा 1 मोल था। ये प्रेशर कब का प्रेशर है? जब ए पूरा 1 मोल है। तो अब एक कॉमन सेंस लगाओ, अगर ए 1 मोल होता तो प्रेशर पी नॉट ए होता। अभी ए 1/3 मोल है, यूनिटरी अप्रोच। 1 मोल का प्रेशर पी नॉट ए, 1/3 मोल का प्रेशर कितना, मल्टीप्लाई कर लो, यूनिटरी। ऐसे ही 1 मोल का प्रेशर बी के लिए 1 मोल का प्रेशर पी नॉट बी था, इस समय कितना है, मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपको समझ में आया, इतनी सी बात ही राउट्स ने कही थी। ठीक है, तो राउट्स ने क्या कहा था कि ए की वजह से प्रेशर कितना हुआ, तो उन्होंने कहा भैया पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा। ठीक है, और ये जरूर याद रखना, ये मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में है, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसमें वेपर फेज का फ्रैक्शन है। तो जब आप ए लेंगे लिक्विड मिलाएंगे और बी का लिक्विड मिलाएंगे तो दोनों की वजह से वेपर आएंगे। अगर आपके दिमाग में ये क्लियर है कि भैया मुझे तो 1 मोल लिक्विड की ही वेपर चाहिए, तो अब 1 मोल लिक्विड में से ए कितना है, इतना है। और ए जब प्योर होता है 100% 1 होता है तब प्रेशर इतना होता है। 1 के लिए इतना, तो इतने के लिए कितना, मल्टीप्लाई करो। और बेसिकली ये जो अब बन के आया है यही है सिर्फ राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या है? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट, जो पार्शियल वेपर प्रेशर कोई भी कंस्टिट्यूएंट लगाएगा, इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ, इज प्रोडक्ट ऑफ, ये मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट है किसका? इट्स प्योर स्टेट वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। प्योर स्टेट में कितना है और मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही बी भैया का प्रेशर कितना आया, बी भैया का प्रेशर आया पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इट इज अ कॉमन सेंस। ए की वजह से प्रेशर कितना है भैया, ए 1 मोल होता तो इतना लगाता था, इस समय इतने मोल है सोल्यूशन में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। ऐसे बी 1 मोल होता तो इतना लगाता, अब इतना है। और भैया प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या आएगा, जिसे अधिकतर हम पी टोटल कह देते हैं। तो भैया दोनों के प्रेशर जोड़ दो, ये डाल्टन साहब ने कहा था, और ये आपको याद होगा डाल्टन ने क्या कहा था, अगर नॉन रिएक्टिंग चीजें होती हैं तो नॉन रिएक्टिंग चीजें, नॉन रिएक्टिंग गैसेस अगर होती हैं और उनकी वजह से पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल पता हो तो सबके प्रेशर को ऐड कर दीजिए, टोटल प्रेशर आता है। यहाँ पी टोटल, मैं खाली टोटल को टी लिख रहा हूं, उसकी जगह आ गया ये पी नॉट ए एक्स ए और ये आ गया पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अच्छा एक्स ए और एक्स बी का सम 1 होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी कंस्टिट्यूएंट का सम 1 होता है, तो इसे यहां से रिप्लेस किया मैंने। तो पी टी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, मैं इसे यहीं पे रिप्लेस कर दूं, चलो अच्छा दोबारा लिख देता हूं, पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। इसके बाद अगले स्टेप में मैं चाहूंगा ये ब्रैकेट ओपन कर लिया जाए, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पी टी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। ये और ये एक्स ए वाले टर्म एक साथ लेके एक्स ए कॉमन कर देंगे, तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी, ये वाला पी नॉट बी यहां आया, और पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी आया इंटू एक्स ए आ गया। ये आ गया बच्चों हमारा प्रेशर ऑफ मिक्सचर। ठीक है, प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। अब अगर y इक्वल्स टू mx वाली इक्वेशन या y इक्वल्स टू mx प्लस c वाली इक्वेशन देखें तो 3 ग्राफ हमारे सामने बन सकते हैं, और वो 3 ग्राफ एक ही ग्राफ में हम ड्रॉ करते हैं। भैया कौन कौन से 3 ग्राफ बन सकते हैं? एक ग्राफ आपका यहां से बन सकता है, इसको बल्कि और नीचे शो करें। एक ग्राफ बच्चों हमारा यहां से हम बना सकते हैं, ये वाली इक्वेशन से ना, दिस वन y इक्वल्स टू mx, ये और ये। ठीक है, या पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और एक ग्राफ इस इक्वेशन। ये 3 ग्राफ हम बना के दिखाते हैं फिर से। भैया ये रहा पहला ग्राफ, ये है ए एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस पे प्रेशर ऑफ ए है, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, ये एक्स एक्सिस पे है। तो एक एक्सिस पे प्रेशर चल रहा है, एक एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन चल रहा है। ठीक है, और क्योंकि हमारी इक्वेशन है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो ये सिंपली y इक्वल्स टू mx का ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन आएगी विद स्लोप आएगा,
तो ये स्ट्रेट लाइन विद स्लोप ऐसे आ गया है। और अगर मैं यहाँ कहूँ एक्स ए की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो जब आप यहाँ एक्स ए 1 रखेंगे तो पी की वैल्यू पी नॉट ए दिखेगी, ये पी नॉट ए कह सकते हो। एंड ऑब्वियसली y इक्वल्स टू एम एक्स, यानी जो स्लोप है वो m है, वो यहाँ पी नॉट ए है, तो स्लोप भी पी नॉट ए है। ये एक ग्राफ आ गया। ऑब्वियसली आइडेंटिकल ग्राफ एक और आ सकता है कि यहाँ पी बी है, ठीक है, और यहाँ एक्स बी है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, तो पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ मैंने स्लोप थोड़ा ज्यादा दिखा दिया है, कम दिखा दिया, कम है। तो ये पी नॉट बी इसका कम आएगा उससे, क्योंकि इसका स्लोप कम है, वो स्लोप ज्यादा है। टेन थीटा आप या वैल्यूज देख सकते हैं। नाउ अब मैं इन दोनों ही ग्राफ को एक ग्राफ में बना सकता हूँ। क्यों बना सकता हूँ? क्योंकि हमें ये पता है बेटा, हमें ये पता है ये प्रेशर एक्सेस, ठीक है, ऑब्वियसली ये भी प्रेशर एक्सेस ही है, बस 2 बाई ड्रॉ कर दी गई है, और ये एक्सेस इसकी मोल फ्रैक्शन की है। ए और बी का मोल फ्रैक्शन साइमल्टेनियस साथ साथ दिखा रहा हूं। अगर ए का मोल फ्रैक्शन 0 है तो ऑब्वियसली बी का मोल फ्रैक्शन 1 है। ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ते 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 यहाँ 1 हो जाएगा, और ये कम होते 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 यहाँ 0 हो जाएगा। और कॉमन सेंस है, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 रहेगा, बीच में कहीं पे भी। अब दो ग्राफ आप चाहो तो अलग अलग या एक साथ। हमारी इक्वेशन ये थी P इज इक्वल टू P नॉट B, ठीक है, प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B एक्स ए। ये हमारी इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c में हम चेंज कर रहे हैं या समझ रहे हैं। ये P क्या है? दैट इज टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। ऑब्वियसली ये P एक्सिस वही है। P नॉट B जरा ग्राफ बनाने के लिए एक्स ए की वैल्यू एक बारी 0 रखिए, एक बारी 1 रखिए। जब आप एक्स ए 0 रखेंगे तो आंसर P नॉट B आएगा। तो एक्स ए 0 आपने यहां रखा है, ये आंसर आया, इसे मैंने P नॉट B कह दिया। अब आपने एक्स ए 1 रखा है, ब्रैकेट ओपन करिए, P नॉट B कट जाएगा, P नॉट A बचेगा, तो एक्स ए 1 रखा है, P नॉट A आया, और बाकी सारी वैल्यू इन दोनों के बीच में आएंगी। तो ये हमारा ग्राफ आ गया इस इक्वेशन के लिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m जो है वो स्लोप है, और वो जो स्लोप है वो P नॉट A माइनस P नॉट B की वैल्यू के बराबर होगा। नाउ एक ग्राफ ये आएगा यहाँ पे, विच कैन बी टर्म लाइक दिस। ये आएगा एक ग्राफ, आई होप सो आपको समझ में आ गया ये कौन सा ग्राफ, ठीक है। ये जो अब मैंने येलो लाइन से अभी लास्ट लाइन ड्रॉ की है, वो कौन सी ग्राफ या किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो शायद आपको समझ में आ गया हो। ये पी ए का ग्राफ था, पी नॉट ए एक्स ए का ग्राफ है। और अगर इसी में मैं ये वाले ग्राफ की बात करूं, दिस वन, ये दिस वन, तो ये ग्राफ आपका आ रहा है पी बी विच इज पी नॉट बी एक्स बी। तो ये एक ही ग्राफ में 3 ग्राफ हमने समझा दिए हैं। दैट इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट्स लॉ, ठीक है। अब पहले एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल करेंगे, फिर दोबारा समझ लेंगे जिसे ग्राफ नहीं आया, और जो कल थे और आज थे उन्हें तो 100% आ गया हो ग्राफ। पहली बार में कई बार नहीं आता, तो टेंशन मत लेना, ग्राफ एक दो बारी में आ जाएगा, क्योंकि एक सिंगल ग्राफ है y इक्वल्स टू mx प्लस c, और ज्यादा ग्राफ है। नाउ अब एक दो पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल, छोटी छोटी से न्यूमेरिकल क्या है। ये है न्यूमेरिकल पहला बेटा, ये है न्यूमेरिकल फर्स्ट। मान लेते हैं प्योर स्टेट प्रेशर दे रखा है बेंजीन का, प्योर स्टेट बेंजीन का है 600 mmHg, ठीक है। दूसरा है प्योर स्टेट प्रेशर टोल्यूइन का। टोल्यूइन का ज्यादा लूं या कम लूं प्रेशर, 600 से ज्यादा या कम, कैसे सोचते हैं? टोल्यूइन बेंजीन से भारी है, भारी है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होंगे, यानी वेपर प्रेशर कम होगा। तो टोल्यूइन का प्रेशर ले लिया 400 mmHg, ठीक है, ये 400 ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके 5 मोल्स लिए, इसके 5 मोल्स लिए, दोनों के 5-5 मोल्स ले लिए हैं, और आपसे कह रहे हैं गिव प्रेशर टोटल
या इसे कह देते हैं प्रेशर ऑफ मिक्सचर। चले, प्रेशर ऑफ मिक्सचर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। बहुत ही थका हुआ सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब कर ही लेंगे। सरल क्वेश्चन दिया है, कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करना है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत सरल है। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जानवी एंड कार्तिक एंड एक दो बच्चों ने और दे भी दिया, बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट, सभी ने कर लिया। आदित्य, चलो मैंने बेटा इस क्वेश्चन को इसलिए दिया कि आप इससे बेस सीखेंगे और इससे एक नया पॉइंट सिखाना है, इसलिए अब जरा फोकस करिएगा जो पॉइंट सिखाने जा रहा हूं उस पर, ठीक है। पहला पॉइंट जो आप सब सीख गए हैं, जितने बच्चों ने आंसर दिया है, प्रथम एंड एवरीवन, वेरी गुड। अब जरा दूसरे पॉइंट पे फोकस कर लीजिए। इसके इस क्वेश्चन में एक और चीज छुपी है जो बतानी है। पहला पॉइंट जो आपके समझ में आ गया वो ये था कि प्रेशर ऑफ मिक्सचर कैसे निकालते हैं। दैट इज पी टोटल निकालने के लिए आपको पी नॉट बेंजीन, मोल फ्रैक्शन बेंजीन चाहिए, पी नॉट टोलीन या जो भी था, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलीन चाहिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमने ज्यादा अफलातूनी की नहीं है। बेंजीन का प्रेशर 400 रखा है और उसके मोल्स 5 रखे हैं और टोटल मोल्स 10 कर दिए हैं, इसलिए 1/2 हो गया है। 600 रखा है। ओह सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने ना टोलिन का पहले लिख दिया है, अब मैं बेंजीन का लिख रहा हूं, बट ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मेरी गलती थी वो, ठीक है। तो ये दोनों के लिए वैल्यूज पुटअप की, और ऑब्वियसली मैं चेंज कर देता हूं, आप चिंता ना करें। ये वैल्यू काय की थी, टोलिन की, ये इधर ले आओ, ठीक है। और ये वैल्यू काय की है, बेंजीन की है। चलो बेंजीन भाई तुम इधर आ जाओ, अब तो ठीक है भाई, अब तो नाराज नहीं हो, ठीक है। तो ये वैल्यूज रखी और अब इसको सॉल्व किया हमने। ये 2 से 200 हो गया और ये 2 से 300 हो गया, ठीक है। तो बेंजीन के लिए जो वैल्यू आ रही है वो 300 आ रही है और टोलिन के लिए जो वैल्यू आ रही है 200 आ रही है, और मिला के जो आंसर आ रहा है ये 500 आ रहा है। और मैक्सिमम बच्चों ने ये आंसर विद यूनिट मुझे लिख के दिया, 500 mmHg, वेरी गुड। अब इसका सेकेंड पॉइंट समझिएगा जो एग्जाम में गलत भी हो जाता है कई बार, थोड़ा सा सावधानी हटी तो। ये कहा गया, ये रहा मिक्सचर, और इस मिक्सचर में दो चीजें आ चुकी हैं, एक ए और एक बी। और अगर मैं मोल फ्रैक्शन के बारे में कहूं, मोल फ्रैक्शन, तो इसका भी हाफ है, इसका भी हाफ है, इसका भी हाफ है। मोल फ्रैक्शन दोनों का बराबर है, बट ट्राई टू फोकस, इस चीज पे फोकस करना, ये लिक्विड है और लिक्विड में दोनों का मोल फ्रैक्शन आधा आधा है, ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं वेपर में क्या हुआ। वेपर इसकी वजह से या ए की वजह से जो वेपर आई थी, बेटा ए की वजह से वेपर कितनी आई थी और बी की वजह से वेपर कितनी आई, तो ए की वजह से वेपर आई 300, बी की वजह से वेपर आई 200, टोटल वेपर हो गई 500। क्या वेपर में भी दोनों का बराबर हिस्सा है? नहीं, वेपर में ए है 300, बी है 200, यानी वेपर में तो अलग अलग हिस्सा है, वेपर में ए ज्यादा है, बी कम है। इसे बेटा एक रूल से भी कहा जाता है, दैट इज कोनोवॉल्स रूल। कोनोवॉल्स रूल आईएसटी में 2 साल पहले तक तो था, फिलहाल कोनोवॉल्स रूल में क्या कहा गया है, जो चीज ज्यादा वॉलेटाइल होती है, ज्यादा उड़ती है, तो उसका फ्रैक्शन वेपर्स में ज्यादा दिखेगा। ऑब्वियसली वॉलेटाइल ज्यादा है तो उसका फ्रैक्शन ज्यादा आएगा। तो लिक्विड में अगर बराबर फ्रैक्शन है तो क्या वेपर में बराबर है ना? वेपर में अब फ्रैक्शन निकालेंगे, और वेपर में मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा? 500 टोटल वेपर है, 500 में से ए 300 है, तो ए का फ्रैक्शन कितना आ गया? 300/500 यानी 3/5, और बी का फ्रैक्शन कितना आ गया? 200/500 यानी 2/5। तो बच्चों ये चीज आपको समझाना चाह रहे हैं ये कि अगर लिक्विड स्टेट की बात है तो आप लिक्विड स्टेट में ये कहते हैं P = P0A XA प्लस P0B XB, ठीक है, ये लिक्विड फेज में ऐसे करके सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर वो कहता है वेपर का मोल फ्रैक्शन बताओ, मोल फ्रैक्शन इन वेपर, तो आप क्या करते हैं? तो आप रखते हैं PA/PT, T फॉर टोटल, ये T फॉर टोटल है।
ठीक है। ऐसे ही वेपर में अगर आप बी का फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो पी अपॉन पी टी, ठीक है। और इसे थोड़ा डरावना करके बड़ा चढ़ा के लिखना चाहते हैं तो पी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, शायद आपको पता है, पी ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए, और पी टी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, या 1 माइनस एक्स ए वाला वो नाटक जो है वो भी आप यहाँ चिपका सकते हैं। तो ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं इसे एक बार फिर आपको रिकॉल कराता हूं, सेम क्वेश्चन। हमारे पास बेंजीन था जिसका प्रेशर था 600, हमारे पास टोलीन था जिसका प्रेशर था 400, और हमने दोनों के मोल्स जो ऐड किए थे वो 5 और 5 बराबर ऐड किए थे। और लेट सपोज एग्जामिनर पूछ लेता गिव मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। जनरली मैं वाई से लिखता हूं तो वो वेपर के लिए, एक्स से लिखता हूं तो लिक्विड के लिए। गिव मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर, ये पूछा है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, वेपर का मोल फ्रैक्शन अगर पूछा है तो आप कहेंगे पहले पी ए निकाल लेते हैं या प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालते हैं, तो ये आया। प्रेशर ऑफ टोलीन भी निकालना पड़ेगा, वो ये आएगा, ठीक है। तो ये प्रेशर ऑफ बेंजीन है, ये प्रेशर ऑफ टोलीन है, ये टोटल प्रेशर बन गया। अब अगर वेपर का फ्रैक्शन निकालना है तो दिस डिवाइड बाय दिस, ये बेंजीन का फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन इन वेपर है, एंड दिस डिवाइड बाय दिस, ये टोलीन का मोल फ्रैक्शन है इन वेपर। आया समझ में कौन सा कंसेप्ट? यहां पे मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया हो वेपर फेज में फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। वेपर फेज में फ्रैक्शन, लिक्विड नहीं वेपर। अब आपको समझ में आया तो ये अगले क्वेश्चन से क्लियर होगा। तो एक क्वेश्चन अब आप करके देखेंगे, और ऑब्वियसली अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं एक स्टेप आगे, छोटा सा आगे, नन्ना सा, ठीक है। पी नॉट बेंजीन, बी लिखा है, कोई भी लिक्विड है, ठीक है, चलो बेंजीन कर देते हैं। पी नॉट बेंजीन 1000 mmHg, पी नॉट टोलीन 600 mmHg, ठीक है। नेक्स्ट 39 gram of benzene is mixed with 46 gram of toluene. 39 gram of benzene mixed with 46 gram of toluene. Give, पहले तो सिंपल क्वेश्चन, गिव, यहां दो चीजें बतानी है, प्रेशर ऑफ मिक्सचर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर phase. Give pressure of mixture and mole fraction of benzene in vapor phase. ये दो चीजें अब आपको बतानी है। हाँ जी, स्टार्ट। जो बच्चे समझदार हैं शायद उन्हें समझ में आ गया, ये पिछला क्वेश्चन ही दिया मैंने, कुछ भी चेंज नहीं किया, एग्जैक्ट सेम। और आंसर में देख लेते हैं कुछ चेंज आ रहा नहीं आ रहा, थोड़ी वैल्यू चेंज की थी मैंने। देखिए भैया, सबसे पहले मोल में काम करना होता है, ना कि वेट में। ये वेट है, ग्राम दे रखा है, मोल में चेंज करेंगे। तो 39/78 और 46/92, दैट मीन्स दोनों के हाफ ऑफ मोल ऐड किए हैं, यानी ये क्वेश्चन मैंने बहुत सरल कर दिया है, दोनों के हाफ ऑफ मोल, तो बराबर मोल है तो मोल फ्रैक्शन फिर से हाफ ऑफ हो गया, ठीक है। और अब ये 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन इसका हाफ, प्लस 600 इंटू इसका भी मोल फ्रैक्शन हाफ, ये 500, ये 300,
और टोटल प्रेशर आ गया 800 mmHg। तो ये टोटल प्रेशर पहले आ गया। इसके बाद कहा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। तो बेटा इसके बाद ये कर लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 500/800, यानी ये 5/8 हो जाएगा, खत्म। दैट्स सिंपल। मैंने कहा ना, मैं वही क्वेश्चन दोबारा, वेरी गुड, हाँ ठीक है। टोटल इज, कार्तिक वेरी नाइस, टोटल इज 800 mmHg and pressure of benzene is 5/8 while pressure of toluene is 3/8. very good. Sorry, pressure of benzene नहीं था ये, mole fraction of benzene in vapor phase is 5/8 and mole fraction of toluene is 3/8 in vapor phase. तो ये याद रखना है कि ये वाला मोल फ्रैक्शन लिक्विड में आया था, लिक्विड फेज में आया था, और ये वाला मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में आया। थोड़ा और टफ करें इसे पहले, अगर ये समझ में आया हो तो, अदरवाइज क्यों करें, नहीं करें। क्या आपको क्लियर है ये क्वेश्चन? आदित्य को आ गया है, प्रथम को आ गया है, एंड पार्की क्लियर है, ठीक है, गुड। 3-4 बच्चों को आ ही गया। ओके, तो अब बाकी बच्चे कह रहे हैं कर लो, थोड़ा बहुत तो टफ कर ही लो। अविशी एंड आयुषी कह रहे हैं कर लीजिए टफ। निखिल कह रहे हैं करो करो, और कितना टफ करोगे देखे। हाँ बेटा, और एग्जाम्पल के लिए तो कह रहा हूँ मैं, टफ करने के लिए, मतलब और क्वेश्चंस कराने के लिए तो कह रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया इसका मतलब, ठीक है। चलिए बेटा, अब और क्वेश्चंस हम ऑब्वियसली एनसीईआरटी से ही आपको पहले कराएंगे, ठीक है। ये रहा एनसीईआरटी का टॉपिक, ठीक है। इन्होंने ये ग्राफ दे रखा है जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ठीक है। और ये रहा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। The vapor pressure of chloroform and dichloromethane at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mmHg respectively. The vapor pressure of chloroform and डाइक्लोरोबेंजीन, बेटा ये होता है क्लोरोफॉर्म, और डाइक्लोरोमीथेन ये होता है, ठीक है। इन दोनों का वेपर प्रेशर दे रखा है, एक का है 200 और एक का है 415। ये है 200 mmHg और ये है 415, ठीक है। ये पहली लाइन में दिया है, यानी ऑब्वियसली ये प्योर प्रेशर दे रखे हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड, भैया इसके कहा है 25.5 ग्राम ले लेना, एंड दूसरे के कह दिया है 40 ग्राम ले लेना, ठीक है। इसके 40 ग्राम ले लीजिएगा और प्रेशर ऑफ मिक्सचर बता दीजिए। ये क्वेश्चन है। इसके बाद कहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। देखा कितना चालू आदमी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन बताया है, बताना है वेपर फेज में। यही दो चीजें पूछी हैं। साथ में आपको हिंट दी होगी क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर वेट और डाइक्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूलर वेट। आपको नहीं मालूम तो बता देता हूँ, ये 71 है, ये 2 हो गया 73, ये 12 ऐड कर दो, 73 में 12 ऐड करोगे 95 ना, 85, ये 85 हो गया। 3 क्लोरीन हो गया 35, 106.5 शायद, है ना, ठीक है। 35.5 इंटू 3 106.5, उसमें 13 ऐड करो 119.5। ये मैंने मोलर मासेस लिख दिए हैं इनके ब्रैकेट में। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली बुकिश क्वेश्चन है, तो चक्कर क्या है ना, बुक वाले आइडियल वैल्यूज को लेके चलते हैं। मतलब आइडियल वैल्यू क्या होती है कि अगर डाइक्लोरोमीथेन का प्रेशर देखोगे ना, तो एक्सपेरिमेंटली भी अंडर गिवन कंडीशन 415 ही आ रहा होगा, इसलिए उनकी वैल्यूज या उनकी कैलकुलेशन टफ हो जाती है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ऐसी वैल्यू ले लो ये 40 ग्राम और 85 कट जाए, मतलब हम 40 लेंगे नहीं, 85 दिया है तो 42.5 लेंगे। हम थोड़ी वैल्यू ऐसे लेते हैं कि मैथमेटिक्स कम और क्वेश्चन जल्दी ज्यादा समझ में आ जाए, टेक्निक साइंस समझ में आ जाए, वो आइडियल को भी लेके चलते हैं। ओके, स्टार्ट करिए।
करूं? क्या आप कर लेंगे? चलिए संगे संगे करते हैं हम लोग, हैं टोटल प्रेशर अभी निकालना है। मैं तो भैया इसी में लिखूंगा पी नॉट कितना है 200 और उसका मोल फ्रैक्शन चाहिए। मैं तो अभी पूरा लिखूंगा जी 25.5 बटे 119.5 बटे 25.5 बटे 119.5 प्लस 40 बटे 85। ये भैया जो मैंने लिखा है आई होप तो आपको समझ में आ गया हो कि ये जो लिखा है दिस वन ये क्या लिखता है, ये आपको शायद समझ में आ गया। ये मोल फ्रैक्शन लिखा है ना? ठीक है, अभी देखता हूँ बेटा आ सकता है, लेकिन मैं तो हमेशा ना नंबर लाइन मेथड लगाता हूँ कि आपका आंसर सही है या गलत है। नंबर लाइन मेथड क्या होता है कि एक चीज यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है और एक चीज यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन है। इसका प्योर प्रेशर था 415, इसका प्योर प्रेशर है 200। अब इन दोनों में ज्यादा मोल्स किसके हैं ये देखते हैं। तो बेटा मुझे जो ज्यादा मोल लग रहे हैं, मुझे ज्यादा मोल 40/85 ज्यादा लग रहा है मुझे, क्योंकि वो तो 25.5 और 119 है, तो इसके मोल ज्यादा हैं। इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा और इसके मोल ज्यादा है, तो मिड पॉइंट से इधर की तरफ ही आंसर होगा। तो मिड पॉइंट इसका नियरली 307 के आसपास आ रहा है, तो गारंटेड आंसर 307 से ज्यादा आना चाहिए जो मुझे लग रहा है। इसलिए 233 जो आपने आंसर बोला है वो गलत बोला है, ये मैं कहना चाहता हूं। देखें आंसर कितना है, आंसर 347। आई जी वेरी गुड प्रथम, 347.95 प्रथम ने बताया है। ठीक है बिल्कुल सही है, 347.9 अभिषेक ने बताया है। वेरी गुड बच्चों, तो ये आंसर है 347.9। अभी तो ये अच्छा सॉरी इसके आगे भी करना था, सॉरी इसके आगे क्या था 415 मल्टीप्लाइड बाई 40/85 ऊपर और डिवाइड में 40/85 प्लस 25.5 बटे 119.5। आपको मालूम है ये प्रेशर आएगा टोटल और इसके बाद मोल फ्रैक्शन इन वेपर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालेंगे आप जो भी नाम था यार भूल गया मैं, टोलिन बेंजीन जो भी, क्लोरोफॉर्म सॉरी दैट इज CHCl3। तो प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म आएगा पहले यहाँ पार्शियल प्रेशर और प्रेशर टोटल आएगा, इससे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो याद रखिएगा ये दो काम यहाँ करने हैं, पहले प्रेशर निकालिएगा और उसके बाद टोटल प्रेशर निकालिए। किसी बच्चों को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं समझ में आया? बाकी मैथमेटिक्स तो बेटा आपने खुद ही करनी है, ऐसी कैलकुलेशन आती है एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं कि क्या कैलकुलेशन आती है, बिल्कुल आती है, क्यों नहीं आएंगी। और इसका एक तरीका होता है कि जब आप इतनी कैलकुलेशन में स्पेशली बोर्ड लेवल में नहीं फंसना चाहते हो तो आप पहले कैलकुलेशन की जगह पूरे फॉर्मूले लिख के दिखा देते हैं एग्जामिनर को कि मुझे पता है, और उन फॉर्मूलेज में ये वैल्यूज पुटअप करके दिखा देते हैं, कैलकुलेशन नहीं करते। मतलब इसके आगे की मैथमेटिक्स में पढ़ते नहीं है, आपने फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यूज पुटअप कर दी, कैलकुलेशन की स्पेस छोड़ के आगे बढ़ते गए। क्योंकि एक्चुअली ये क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर से ज्यादा के हो ही नहीं सकते, 2 नंबर से ज्यादा के भी नहीं होंगे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर तो आपका फॉर्मूले में मिल गया, आधा नंबर वैल्यू पुटअप करने में मिल गया, तो ऑब्वियसली अब बचा आधा नंबर। और उस आधे नंबर के लिए हम 3 मिनट 5 मिनट लगाएं और पैनिक हो उस समय, आंसर गलत करें, उससे बेटर है उस आधे नंबर को उस समय छोड़ते हुए आगे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते जाएं। और जब हम आगे क्वेश्चन जल्दी करेंगे तो पेपर हमारा जल्दी सिमट जाएगा एंड वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। फिर हम पैनिक नहीं होंगे कि घबराएंगे नहीं कि यार अभी 25 नंबर का पेपर बचा, आखिरी ये 5 क्वेश्चन बचे हैं और व्हाटएवर। तो हमसे वो एक सिली मिस्टेक फिर नहीं होगी। तो हमारे को एक कॉमन सेंस यूज करना है कि एक लिमिटेड 3 आवर्स का टाइम है, उसको हम कैसे मैनेज करें कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आ जाए, उसी में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाए। तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का तरीका ये है कि पहले आप इसके फॉर्मूले लिखें, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करें और आगे बढ़ जाए। ये नाटक करने की अभी जरूरत नहीं है। और ये चीजें तो कई बार पता क्या होता है, आप जब पूरा पेपर कर लेते हैं तो गर्दन घुमा के मिल जाती है, आराम से मिल जाती है, कोई टेंशन नहीं, फ्लेक्सिबल गर्दन होनी चाहिए बस। ठीक है, अच्छा भैया अगला क्वेश्चन नहीं देखेंगे आज, ओके अब इतना ही देखेंगे आज। आज हमने रिकॉर्डिंग की है तो आपको मिल जाएगी, और
बेटा अभी एक आध दिन और लगेगा, लेकिन हो सकता है कई बच्चों का आया भी है मैसेज, तो मैं क्वेश्चंस आपके भेज दूंगा और मॉर्निंग बैच अगर हो पाएगा मंडे से शुरू हो जाएगा। पक्का? ठीक, नमस्ते बेटा, हैव अ नाइस। नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू सर।